और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए इस बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, और हमारे साथ हैं सोरिन पारिक जो कि प्रेसिडेंट हैं और गुजरात स्पिनर्स एसोसिएशन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं कॉटन की खबर के साथ, क्योंकि कॉटन में लंबी और बड़ी तेजी के बाद आज गिरावट आई है और कल भी दाम गिरे थे करीब करीब 750 रुपए तक। आज भी मार्केट शुरुआती कारोबार से दबाव में है, ऊपर नीचे हो रहा है और अभी भी करीब करीब आप देखें तो कॉटन में 300 रुपए के आसपास की गिरावट इस वक्त दिख रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल सोरिन पारिक जी आपसे होगा कि कॉटन का मार्केट बहुत ज्यादा चर्चा में है इस वक्त कीमतों को लेकर, क्योंकि पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 70% के आसपास की तेजी कॉटन में आई है इंडियन मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में भी करीब करीब 50% दाम बढ़े हैं 1 साल में। तो आप जरा बताएं कि क्या ये कॉटन की जो अभी कमजोरी है ये टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है, या आपको लगता है कि अब तेजी पूरी हो गई, 70% बढ़ने के बाद अब ये गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा? पारिक साहब, एक्चुअली ये कॉटन में जो प्राइस 70% बढ़ा वो एक ही सीजन में, मतलब करीब करीब 3 महीने में इतना प्राइस बढ़ा, वो बहुत ही ज्यादा प्राइस बढ़ा हुआ है। अभी आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये तेजी खत्म हो गई और मंदी की शुरुआत हुई, लेकिन ये तेजी और मंदी जो हर रोज की अप्स एंड डाउन्स है, समझ लो कभी एमसीएक्स एक दिन में 1000 पॉइंट ज्यादा हो जाता है, 500 पॉइंट कम हो जाता है, न्यूयॉर्क फ्यूचर 300 पॉइंट प्लस हो जाता है, 200 पॉइंट माइनस हो जाता है। ये गेम एक्चुअल लोगों के पास नहीं है, अभी स्पेक्यूलेटर्स के पास है। ये सबसे बड़ा डेंजर चीज है कि जो पूरी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देगी। डेफिनेटली कोई भी प्लेटफॉर्म है वो अच्छा होता है, कब अच्छा होता है उसका हेजिंग के लिए यूज किया जाए, लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है एमसीएक्स और न्यूयॉर्क फ्यूचर आईसी, ये दोनों का पर्पस स्पेक्यूलेशन गेम है। कोई लिमिटेड प्लेयर्स उसके ऊपर खेल रहे हैं और इसकी वजह से इतनी ज्यादा तेजी मंदी दिखती है, बड़ी हार्मफुल है, ये नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर बैन लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरी बात कि ये भाव इतना टिका रहा तो यान वालों को छोड़ के स्पिनिंग के आगे के जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, इसमें फैब्रिक की बात करो आप और गारमेंट की बात, फिनिश फैब्रिक की बात करो, किसी को इसमें वायबिलिटी नहीं रहती है। बिजनेस में अनसर्टेनिटी की वजह से लोग बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन पारिक साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार किसानों को इतना अच्छा भाव मिल रहा है कपास का, कॉटन का, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? ये लोग, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब फंडामेंटल मजबूत हैं, जब सप्लाई कम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर स्पेकुलेशन कहाँ है? नहीं, आपसे मैं बहुत ही एग्री हूँ कि फार्मर को इतना अच्छा नहीं, इससे भी अच्छा भाव मिले, वो बरोबर है। प्रॉब्लम भाव बढ़ने से ज्यादा प्रॉब्लम है स्पेक्यूलेशन का। आज समझ लो 500 पॉइंट कम है, कल 1000 पॉइंट प्लस हो जाता है। जो बाजार में एक दिन में 2 बार, एक वीक में 4-5 बार तेजी मंदी ज्यादा होती है, इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री कंफ्यूजन रहती है। समझ लो स्टेबल ग्रोथ होता है, कोई भी किसका 50,000 का भाव है, फिर 15 दिन के बाद 51,000 है, 52,000 है, स्टेडी रेट रहेगा तो पूरा सिस्टम सही चलेगा। अभी जो फार्मर को भाव मिलता है वो सबसे बड़ी अच्छी चीज है। नेक्स्ट ईयर सोइंग एरिया बढ़ेगा, लेकिन फार्मर को प्राइस मिलने से ज्यादा लोग सट्टा करने वाले सट्टा करके मार्केट को अप डाउन करते हैं। इसकी वजह से बीच में फार्मर्स को या ट्रेडर्स को कोई भी जगह वैल्यू चेन में लॉस कर देते हैं लोग, और इससे पूरा जो चैनल है वो बहुत ही बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, एक बात पारिक साहब, कि ये कहा जाता है कि हम लोग कॉटन में
बहुत ही इंटरनेशनल मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, आइस फ्यूचर को, यूएस फ्यूचर को, और वहां पर भी दाम ऊपर गए हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूं कि एक साल में करीब करीब 72% की तेजी आई है आज के रेट से कैलकुलेट करने के बाद, जबकि आज मार्केट गिरा है और 2 दिन में करीब करीब 1200-1300 रुपए की गिरावट आई है। और इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट को मैं देख रहा हूं तो वहां पर करीब करीब 50% के आसपास की तेजी आई है। मतलब 20% का डिफरेंस है आइस फ्यूचर में और इंडियन मार्केट के फ्यूचर में। इतना चलता है सर, जस्टिफाइड है या इसमें आपको कुछ दिक्कत दिख रही है? नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसकी वजह से इस बार एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर 78 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हुई थी, अभी 22 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हुई है। एक्सपोर्ट की वायबिलिटी क्यों नहीं है? पहले जो इंटरनेशनल मार्केट का जो बेस रहता था न्यूयॉर्क से इंडिया माइनस रहता था, अभी इंडिया बहुत ही प्लस रहता है। तो इंडिया का कॉटन किसी को पैरिटी में नहीं, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इंडिया का कॉटन ज्यादा है, इसका 2 वजह है। नंबर 1, एक इंडिया में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी अराइवल कॉटन की नहीं है। हम जो समझते थे इससे क्रॉप 2.5 मिलियन बेल्स का कम है। और उसके अलावा जो एमसीएक्स को बेस करके लोगों ने जो सट्टा किया है, इससे भाव जो जरूरत है इससे भी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के सामने भी और भाव बढ़ गया है। ये दिस इज ओनली, जो अगर फंडामेंटल होता तो इतना डिफरेंस नहीं शब्द जो है सर, ये बड़ा ये सट्टा शब्द जो है, इसको लेकर बहुत क्लियरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो ट्रेड कैसे होगा, और सट्टे को नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए। बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि सट्टा, तो मैं पूरा सवाल सुन ले सर, पूरा सवाल सुन लें, फिर आपको मौका मिलेगा। तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं चूंकि इंडस्ट्री के दोनों पक्षों से लगातार बात कर रहा हूं कॉटन के मसले पर, और जो बात आ रही है वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म ट्रेड करने के लिए ट्रेड होगा, और अगर फंडामेंटल मजबूत है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो लोग बाइंग करेंगे। उसमें अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उसको सट्टेबाजी कहना ये कहां तक ठीक है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जेन्युइन तेजी नहीं लग रही है आपको, और अगर आपको लगता है कि सट्टेबाजी हो रही है तो किस लेवल पे हो रही है, उसको जरा डिटेल में बताएं आप। ये जो सट्टेबाजी क्यों बोलता हूं मैं, एक दिन में आज समझ लो 1000 पॉइंट एमसीएक्स माइनस है, कल 1000 पॉइंट प्लस हो जाता है, या 500 पॉइंट प्लस हो जाता है, 300 पॉइंट प्लस हो जाता है। एक दिन में इतना कहाँ फंडामेंटल वीक हो गया या इतना फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन होता है? ये एक्चुअली कोई बहुत ही लिमिटेड 2-3 प्लेयर ही ये सब पूरा मार्केट को घुमा रहे हैं, और मार्केट में बिल्कुल स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, समझ लो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 400 पॉइंट एमसीएक्स। ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, आप कह रहे हैं कि 2-3 प्लेयर मार्केट को घुमा रहे हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, आप कह रहे हैं कि 2-3 प्लेयर मार्केट को घुमा रहे हैं। आप वेटरन हैं कॉटन इंडस्ट्री के, अगर आप उन प्लेयर का नाम बता पाए सर, ताकि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझ तो पाए कि गेम कहां से हो रहा है। कौन लोग हैं सर जो गेम कर रहे हैं, कौन प्लेयर हैं ये? आई एम वेरी सॉरी टू से, ये हम बोल नहीं सकते किसी के ऊपर। समझ लो हम कोई भी अगर क्लेम करे, आप बोल देंगे तो पूरा काम आसान हो जाएगा सबका। ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले ही कर रहे हैं, एमएनसीज ही कर रहे हैं। आपको मतलब इंडिकेशन देता हूँ कि ये लोग कौन कर रहे हैं। इसमें मल्टीनेशनल कंपनी ही जिम्मेदार है ये सब करने के लिए। सर अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी तक तो सर शॉर्टलिस्ट हो गया, मतलब वो जो होता है ना कि 50-50 वाला मामला, 50% आपने सॉल्व कर दिया कि डोमेस्टिक प्लेयर नहीं है, एमएनसीज हैं। अब एमएनसीज में सर अगर कुछ थोड़ा हिंट दे पाए और आप? नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। अच्छा, तो एमएनसीज, अच्छा आप कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों का हाथ है। तो अब आप जरा बताएं सर कि ये जो अभी डिमांड हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की कॉटन पर, तो क्या ये हो जाना चाहिए या मुमकिन है क्या? जब आप कह रहे हैं कि लॉबिंग हो रही है तो क्या ये संभव है क्या? मैं ऐसा समझता हूँ कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी है, वो शायद गवर्नमेंट निकाल भी देगी, और निकालना जरूरी ही है, क्योंकि इंडिया में एक ऑप्शन खड़ा रहना चाहिए। वरना जो इंडिया का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का डिफरेंस बहुत ही कम रहेगा, तो मिलों को, मिल चलाने के लिए स्पिनिंग मिल वालों को तकलीफ होगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट भी, मैं ऐसा समझता हूँ जो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर खत्म होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ जाएंगे,
और इंपोर्ट ड्यूटी घटने का फायदा डोमेस्टिक प्लेयर को नहीं मिल पाएगा, ये तर्क दिए जा रहे हैं। क्या इस तर्क में दम है? नहीं, इस तर्क में दम इसलिए नहीं है कि जो वर्ल्ड में जो प्राइस बढ़ा है कंपैरेटिवली, इससे ज्यादा इंडिया में बढ़ा हुआ है। तो इसका इफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि जो आपने ही पहले बताया और मुझे भी जानता हूं कि कॉटन इंडिया में जो बढ़ा है वो 72% बढ़ा है, वर्ल्ड में बढ़ा है 48 to 52% बढ़ा है। ये दोनों को आप कंपेयर करो ना, तो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी निकालने से वर्ल्ड मार्केट में तेजी आ जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में जो न्यूयॉर्क का भाव है उसमें भी हेज फंडों ने ही पैसा ज्यादा, वहाँ का फंड है यूएस फंड और इंटरनेशनल फंड ने पैसा इसमें लगाया है। तो इससे ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉटन ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा हुआ ही है, तो इससे ज्यादा 10% बढ़ जाए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अभी मुझे नहीं लगता है। लास्ट क्वेश्चन सर, पारिक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके हिसाब से अभी एक्चुअल प्राइस कॉटन का क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो देखो, तो अभी स्पिनिंग मिलों में जो पहले ज्यादा मार्जिन था, अभी डिस्पैरिटी नहीं है, लेकिन मार्जिन बहुत स्क्वीज हो गया है और ये तेजी मंदी में आदमी फंस जाता है। तो इसका प्राइस एटलीस्ट 65,000 के करीब होए, दैट शुड बी द प्रॉपर प्राइस कंपेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट, कंपेयर टू द प्राइस रिक्वायर्ड फॉर द फैब्रिक पीपल, गारमेंट पीपल, यहाँ तक का प्राइस होना चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अजय जी, चांदी में ठीक ठाक तेजी आई, मतलब 2-3 दिन में करीब 3500 रुपए दाम बढ़े चांदी के। आज लेकिन चांदी के दाम घट गए हैं, करीब 450 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए चांदी में? नमस्कार मित्र जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर काफी जबरदस्त तेजी हमने चांदी में आते हुए देखी, जिस ढंग से बेस मेटल में परफॉर्मेंस था और साथ में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अराइज हो रहा है, इसकी वजह से सोने में और चांदी में दोनों में तेजी आई है। नो डाउट मॉर्निंग से चांदी थोड़ी सी सरप्राइज जरूर है, बट दैट डजंट मीन्स कि जो इतनी बड़ी रैली है वो इतनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। तो आई थिंक आज की जो गिरावट है उस पर लेके ही चलना चाहिए। 64,500-600 के करीब मिलते हैं तो लेके चलिए। जो अपसाइड में मुझे लगता है कि 65,800 तक का भी लेवल अगले 2 सेशन में दिखा सकती है। ओवरऑल सोने और चांदी ने ब्रेकआउट दिया और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से दिया है, जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट रखेगा। ओके, ठीक है। अच्छा प्रथमेश जी, गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? गोल्ड में आप देखिए कि अभी थोड़ा सा डाउन है गोल्ड का मार्केट, और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में 51 रुपए की नरमी है। क्या ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में? यहाँ पर गोल्ड में प्योरली आज के दिन के लिए शाम के सेशन में सेल करने की सलाह रहेगी। 48,370 एंट्री पॉइंट रहेगा, 48 पर रहेगा, टारगेट नीचे में 47,950 के लिए रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा अजय जी, क्रूड में आज शाम के लिए कोई ट्रेड सर? कच्चा तेल नीचे आया है और इनफैक्ट 2% तक की गिरावट एमसीएक्स पर हम देख पा रहे हैं। क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है, बढ़ सकता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, क्रूड में हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी एक सपोर्ट था, साथ में लीबिया, कजाकिस्तान, यहाँ से हमने सप्लाई में बाध्यता आते हुए देखी, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी आई। कल के सेशन में हमने देखा यूएस से जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, उस पर हम देखेंगे। चाइना भी 31 तारीख से हॉलीडे पे जाने से पहले रिजर्व्स में कुछ सेल करने की बातें कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि गिरावट है। कल इन्वेंट्री भी बढ़कर आई है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है टेक्निकली भी ओवरबॉट है। 6300 या करंट मार्केट से बेचा जा सकता है, जो 6150-60 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल जो तेजी आई है यहाँ पे, अब हमें लगता है कि अगले हफ्ते तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, जो ओपेक फरवरी से प्रोडक्शन भी एडिशनल लेके आएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए अगले 2-3 सेशन के व्यू के हिसाब से भी। आपकी राय अभी बिकवाली की है, इसमें आप बेचकर चलें क्रूड में। अच्छा, मेटल में खास करके निकल, जिस तरह से एक लंबी तेजी आई, बड़ी तेजी आई निकल में, प्रथमेश जी आपको लगता है कि तेजी पूरी हो गई है, या जो फंडामेंटल है सप्लाई की किल्लत वाले, उसके दम पर और तेजी बाकी है? मेरे ख्याल से इसमें तेजी और भी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से आज का ट्रेडिंग सेशन देखा जाए, अगर आज के लिए कुछ ट्रेड करना है तो मैं निकल में काफी शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा तेजी आई है। आज के सेशन में मैं सेल करने की सलाह दूंगा। निकल जनवरी वायदा 1785 के आसपास सेल करना है, 1799 का स्टॉप लगाना है, नीचे में टारगेट 743 के लिए रहेंगे। ठीक है। अच्छा, कॉपर और जिंक पर आपका व्यू अजय जी आज के लिए?
देखिए, आज की अगर बात करें तो कल की तेजी के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर दिखा रहा है, बट आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा जिस ढंग से हमने चाइना से सारे एफर्ट्स देते हुए देखे। तो 752 के ऊपर बाय करके चलिए, जो ऊपर में 758 से 762 तक का लेवल दिखा देगा। वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में, बट बेटर बाय साइड ही रहना चाहिए। अच्छा, आज ग्वार में गिरावट आ गई, ठीक ठाक गिरावट आई। आपको लगता है कि इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखना चाहिए मंडे को? मृदुल जी, मेरा अजय जी। स्टार्टिंग से ही थोड़ा व्यू है पिछले 2-3 महीनों से, वो थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहा है, न्यूट्रल ही रहा है। क्योंकि जिस ढंग से हमने अगस्त सितंबर में जो तेजी देखी थी, उसके बाद इंडस्ट्री इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ी हुई है। पिछले साल के मुकाबले हम देखें, गवार कब 6000 का 12000 है। तो आई डोंट थिंक कि फंडामेंटली कोई बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। टेक्निकल बीच बीच में हम लेवल्स ब्रेक होते हुए देखते हैं, बट मुझे लगता है कि बेटर सेल ऑन रैली ही रणनीति अपना के चलनी चाहिए गवार गम में। मंडे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से 12000 का लेवल ब्रीच कर रहा है बार बार में, तो नीचे में 11400 तक का लेवल गवार गम में और 6150 तक का लेवल हम गवार सीट में देख पाएंगे। ट्रेंड वीक दिखाई देता है। ठीक है सर, बिल्कुल संक्षेप में प्रथमेश जी, नेचुरल गैस में आज बाय या सेल? नेचुरल गैस काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, आज के लिए कुछ ना करें। अच्छा, कुछ ना करें, ठीक है, ये भी अच्छा है। नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड व्यू, क्योंकि कई बार मार्केट समझ में नहीं आता है तो आपको दूर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, अजय जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर आज ट्रेड करने का मौका बनेगा।